नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। इससे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे को संकेत देना शुरू कर चुके हैं और अब से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53वीं बार बिहार की धरती पर उतरने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तस्वीरें आपके सामने जरूर आएगी कुछ घंटे बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे बिहार की धरती पर। तो बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के मुखिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोतिहारी के दौरे पर जाएंगे। मोतिहारी में मंच से कई तरह के ऐलान करते हुए नजर आएंगे, लंबे चौड़े दावे वादे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर इसके पीछे की है, जो मैं बताने के लिए आपके सामने आया हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करते करते अब कई नई तरह की परंपराएं भी स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार में आमतौर पर जो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, जो कि खुद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होती है, वो मंगलवार को होती है और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। लेकिन इस बार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी का अपना कार्यक्रम समाप्त करके पश्चिम बंगाल के लिए उड़ जाएंगे, वैसे ही नीतीश कुमार सीधे बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे और उन्होंने शाम को बिहार के कैबिनेट की बैठक बुला ली है। यानी मंगलवार की बजाय शुक्रवार को ही बुला ली है। बल्कि यूं कहूं कि जो बैठक अगले सप्ताह मंगलवार को होने वाली थी, उस बैठक को कई दिन पहले शुक्रवार को ही बुला लिया है। और इस तरह से इस सप्ताह में कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है। और इससे भी दिलचस्प बात है कि आमतौर पर कैबिनेट की बैठकों की जानकारी उसी दिन आती है, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक की जानकारी कल ही मीडिया को दे दी गई थी। तमाम रिपोर्टरों को, तमाम पत्रकारों को बता दिया गया था। बिहार सरकार कवर करने वाले और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यालय को कवर करने वाले तमाम पत्रकारों को यह बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिहार की धरती से उड़ जाने के बाद, पश्चिम बंगाल चले जाने के बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और 6 बजे बाकायदा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यानी प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी। और ये घटनाक्रम एक एक करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कल नीतीश कुमार का नाराजगी जताना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से 24 घंटे पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कल ही आनन फानन में चिराग पासवान को तलब कर लेना, चिराग पासवान को बुला लेना, नड्डा से मिलने से पहले चिराग पासवान का नीतीश कुमार के फैसले की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करना, उसके बाद जेपी नड्डा के साथ कल दोपहर 3 बजे की मुलाकात होना और उसके बाद उनके आवास से निकलने के महज 15 मिनट बाद बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिराग पासवान का फिर से पोस्ट करना, यानी नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलना। और उसके महज 1 घंटे बाद ही पटना से, यानी बिहार की राजधानी पटना से ये खबर आना कि नीतीश कुमार ने मंगलवार की बजाय शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुला ली है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों का ऐलान शाम को 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में जो बिहार के लोगों को 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की थी कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उस पर तो औपचारिक मोहर लगाई जाएगी ही, इसके साथ ही कई अन्य तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं पर औपचारिक मोहर लगाई जाएगी। लेकिन ये तमाम चीजें तकनीकी बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने से एक दिन पहले यह खबर फैला देना कि मोदी के रवाना होते ही कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है, उस कैबिनेट की बैठक में बड़े अहम फैसले किए जाएंगे, यानी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार। लगातार जो 2 बातों पर अडिग है, वो भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बिहार की धरती पर जाते हैं, उनसे यही कहते हुए नजर आते हैं कि चिराग पासवान को रोक लीजिए, चिराग पासवान को थाम लीजिए, गठबंधन में सीटों का
ऐलान कर दीजिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, सीएम के चेहरे का ऐलान कर दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार की धरती पर जाकर तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस मांग को लेकर लगातार उनके सामने रख रहे हैं, जिस बात की लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उन बातों को सिरे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह नकारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार चूंकि समय बहुत ज्यादा नजदीक आता चला जा रहा है, नीतीश कुमार इस राजनीतिक खेले को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और जुलाई का महीना बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सीटों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इसलिए नीतीश कुमार की बेचैनी और नीतीश कुमार की बेकरारी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे नीतीश कुमार शायद उस स्टेज पर पहुंचते जा रहे हैं जहां उन्हें अंतिम फैसला करना होगा कि 2020 की तरह वो चिराग पासवान के हाथों से धोखा खाए, 2020 की तरह भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पर वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की हार को देखते हुए नजर आए, या फिर कुछ नया कर गुजरने की कोशिश करे। और आपको बता दूं कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन 21 जुलाई से ही बिहार के विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है और 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बिहार के विधानमंडल का सत्र चलेगा और नीतीश सरकार का वर्तमान कार्यकाल का यह आखिरी विधानमंडल का सत्र होगा। यानी 25 जुलाई के बाद फिर बिहार विधानसभा की कोई बैठक नहीं होगी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि सितंबर के महीने में चुनाव का ऐलान होगा, तो विधानमंडल के आखिरी सत्र के बाद बिहार विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल के आखिरी सत्र के बाद निश्चित तौर पर न सरकार को बहुमत साबित करने की जरूरत पड़ेगी, न बार बार सरकार को बचाने की कवायद करनी पड़ेगी, न राजभवन की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की भूमिका अहम हो जाएगी कि वो कब चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। एसआईआर लगातार चल रहा है, जब तक बिहार के विधानमंडल का सत्र खत्म होगा तब तक एसआईआर भी एक तरह से जो पूरी प्रक्रिया है उसका समापन भी हो जाएगा। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जो अगली तारीख रखी गई है एसआईआर पे, वो तारीख भी आ जाएगी। तो ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी से परेशान नीतीश कुमार के पास कई नए तरह के विकल्प निकलते हुए सामने आ रहे हैं। आमतौर पर पिछले कुछ महीनों के दौरान नीतीश कुमार के स्वस्थ होने को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा, खासतौर से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के द्वारा। हालांकि जब वो महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे तो गिरिराज सिंह से लेकर चिराग पासवान तक एनडीए गठबंधन में उस समय शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें कहा करते थे। जीतन राम मांझी ने तो उस समय यह भी कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट जारी हो जानी चाहिए नीतीश कुमार की, लेकिन वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है तो एनडीए चुप है। लेकिन महागठबंधन बोल रहा है, जन स्वराज पार्टी के मुखिया जो है प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। तो एक तरफ उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ पिछले एक महीनों के दौरान नीतीश कुमार जिस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे नौकरी देने का फैसला हो, चाहे मुफ्त बिजली देने का फैसला हो, तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही, उनकी राशियों को बढ़ाने का फैसला हो, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वो बिहार के जनता दल यूनाइटेड के जो उनके नाम से जो समर्पित जो मतदाता है, खासतौर से महिला मतदाता, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में जातियों की जिस गोलबंदी के आधार पर नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोगी दल होने के नाते कर रही है, सहयोगी दल होने के बावजूद भी कर रही है। जिनको तोड़ने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी, जिनको तोड़ने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम विरोधी राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं, जो बिहार की धरती पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। भाजपा को हराने से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी को हराने से ज्यादा उनकी कोशिश जो अब तक नजर आ रही है कि जनता दल के यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ किस तरह से घेरेबंदी की जाए, नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और अब वो एक काउंटर अटैक करने की रणनीति अपना रहे हैं। एक एक करके सीक्वेंस देखिए पिछले कुछ दिनों के दौरान क्या हुआ।
पहले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। उसके बाद नीरज कुमार और अपने राजनीतिक दल के अन्य कई नेताओं को मैदान में उतार दिया कि वो चिराग पासवान के बयानों की आलोचना करें, चिराग पासवान को सबक सिखाते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करे। उसके बाद उन्होंने खुद अपने करीबी नेताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दिया कि चिराग पासवान के बयानों को वो और ज्यादा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और चिराग पासवान ने जब जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला, नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो फिर नीतीश कुमार ने खबर फैला दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ने के बाद यानी आज शाम को कैबिनेट की बैठक बुला ली है। तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश या भारतीय जनता पार्टी का सपना, जिसके बारे में विजय सिन्हा एक बार कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी का सपना या भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएगी जब वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सपने की हकीकत को जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार की कोशिश इस बात की है कि जनता दल यूनाइटेड के जनाधार को बचाकर किसी भी तरह से इस बार जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड चाहे एनडीए के साथ रहकर चाहे एनडीए से अलग रहकर चुनाव लड़ने के बावजूद अगर वो 60 से ज्यादा सीटें लेकर नहीं आ पाता है तो फिर एनडीए गठबंधन में उनके मुख्यमंत्री बने रहने पर कई तरह के किंतु परंतु लग जाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में विधायकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कहने पर तैयार होने वाले अमित शाह इस बार दूसरे नंबर की पार्टी होने के बाद कम से कम नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है। नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार के जनाधार पर जनता दल यूनाइटेड में सत्ता सुख भोग रहे नेताओं के लिए भी यह अस्तित्व का सवाल बन गया है। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं जो जनता दल यूनाइटेड में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। मैं उनका जिक्र भी नहीं कर रहा हूं जो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी में होने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के साथ लगातार बात करते हुए नजर आते हैं। मैं यहां पर उनका जिक्र कर रहा हूं जो ना तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं और ना जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेने को तैयार होगी। उनका राजनीतिक जीवन, उनका राजनीतिक अस्तित्व इसी बात पर बचा रहेगा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहे और रिटायर होने से पहले अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में स्थापित करते नजर आए। तो इसलिए ये उनके लिए अस्तित्व का सवाल है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सपना, नीतीश कुमार का अस्तित्व और दोनों एक दूसरे को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अपना अपना भाव बढ़ाने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो देखते हैं अब से कुछ घंटे बाद मोतिहारी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं एनडीए गठबंधन को लेकर, विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को लेकर और बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रभाव को लेकर। और इससे भी बड़ी बात है कि ग्रीन रूम, मैं आपको जरा बता दूं ग्रीन रूम क्या होता है। जो मंच बनाया जाता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए, उसके पीछे एक छोटा सा कमरा बना दिया जाता है जो हरे पर्दे जिसमें लगाए जाते हैं, इसलिए उसको ग्रीन रूम कहा जाता है। वहां पर 2-4 मिनट नेताओं की अलग से 1 to 1 मुलाकात होती है। तो उस ग्रीन रूम में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहते हैं और उसके बाद मंच पर आकर नरेंद्र मोदी क्या ऐलान करते हैं और उसके बाद जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के लिए उड़ जाएंगे, फिर नीतीश कुमार पटना आकर कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से फैसले करते हैं और 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए वो किस नेता या अधिकारी को मीडिया के सामने भेजते हैं। इन तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प दिन रहने जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।